हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज या प्रश्न अभ्यास जो पाठ के बाद में दी गई हैं उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये नीचे हमें अभिक्रिया दी गई है 2PbO लेड ऑक्साइड। इसमें हमने कार्बन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जिससे उत्पाद बने हमारा लेड 2Pb और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इस अभिक्रिया के संबंध में ये 4 कथन हमें दिए गए हैं। इन कथन में से हमें असत्य कथन को देखना है। असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, इसमें पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखिए यहां से 2PbO ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से हमारा 2Pb यानी लेड बन रहा है। ये कार्बन है, कार्बन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं 2PbO लेड ऑक्साइड से लेड बना, यानी PbO से जो ये ऑक्सीजन है ये निकल गई, जब जाकर हमारा 2Pb बना। अब ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या है? अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तब क्या होगा? उपचयन। ऑक्सीजन निकलेगी तब होगा अपचयन। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हाइड्रोजन जुड़ेगी वो होगा अपचयन, हाइड्रोजन निकलेगी वो होगा उपचयन। तो बस ये याद रखने हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है और 2Pb हमारा बन रहा है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। लेकिन यहां पर सीसे का अपचयन नहीं हो रहा, यहां पर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड का यहां पर अपचयन होगा। तो ये हमारा कथन क्या है? असत्य। इसके मैं यहां पर ए लिख देता हूं। तो ये हमारा कथन असत्य है क्योंकि यहां पर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि सीसे का, लेड का। तो दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए यहां कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां अकेला कार्बन है, इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ी, क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखिए यहां पर कार्बन का उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का उड़ना जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो यहां पर कार्बन का उपचयन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। तो यह भी कथन असत्य, ए लिख देता हूं मैं। तीसरा कथन देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही, कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो कार्बन यहां पर उपचयित हो रहा है। यह कथन है सत्य, स लिख देता हूं मैं। अगला, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही, लेड ऑक्साइड है PbO, PbO से Pb बन रहा है। तो इसका मतलब PbO से जो ये ऑक्सीजन है ये निकल गई और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहां पर देखिए लेड ऑक्साइड, यानी ये लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यह भी बिल्कुल सत्य कथन। तो हमें यहां पर असत्य कथन देखने थे। तो पहला असत्य, दूसरा असत्य। तो ए और बी इसका आंसर है। देख सकते हैं फर्स्ट, ये हमारा आंसर है। ए और बी जो कथन है वो असत्य कथन है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al उत्पाद बने Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो ऊपर हमें अभिक्रिया दी गई है इसे हमें बताना है ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप यहां पर गौर से देख सकते हैं, यहां पर आयरन का ऑक्साइड है, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। दूसरा अभिकारक लिया हमने एल्यूमिनियम, इसकी क्रिया कराई एल्यूमिनियम के साथ। तो यहां पर बन रहा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हमारे ये जो 2Fe है, आयरन है, ये बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो एल्यूमिनियम है उसने यहां पर ऑक्सीजन के साथ फेरस यानी आयरन की जगह ले ली। तो या क्या हुआ? एल्यूमिनियम ने फेरिक ऑक्साइड से, जो ये आयरन ऑक्साइड है, इससे आयरन को विस्थापित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है और ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो आप गौर से भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभी कौन जुड़ा है? Fe, और यहां पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम ने क्या किया? Fe2O3 से Fe को विस्थापित कर दिया और इसके साथ आकर जुड़ गया, Al2O3 बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये क्रिया है विस्थापन क्रिया, D। और ये भी याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम Fe से ज्यादा क्रियाशील होती है।
अब इसमें तीसरा प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगा दिए। हमने लौह चूर्ण पर अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो उससे क्या होगा? तो ये मैं आपको क्रिया दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये हमने लिया लौह चूर्ण, इस पे थोड़ा सा हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो इससे बनता है FeCl2 आयरन का क्लोराइड या फेरस क्लोराइड इसे कहते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। संतुलित है क्योंकि Fe इधर भी एक इधर भी एक, हाइड्रोजन इधर दो इधर भी दो, क्लोरीन के कितने हैं? दो, क्लोरीन Cl2 यानी यहां भी दो है। तो आप समझ गए होंगे, लौह चूर्ण यानी Fe, इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला हमने तो क्या बना? FeCl2 बना, आयरन का क्लोराइड बना और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो पता लग गया आपको क्रिया देख के ही, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ए करेक्ट आंसर। और बाकी सब गलत है। क्लोरीन गैस तो बनी नहीं रही, कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया तो होती है, आयरन का लेवल एवं जल बनता है, ये भी गलत है। तो ये क्रिया देख के आप समझ गए, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब इसमें फोर्थ है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? पहले बताना है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है यह भी बताना है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष यानी हमारे जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तो ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और जो हमारे पास उत्पाद हैं उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल से उदाहरण से आप समझ जाएंगे, N2 नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 यानी हाइड्रोजन, हमारा क्या बना इससे? 2NH3 यानी हमारी अमोनिया बन गई। तो इसमें आप देखिए, इसमें नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? इधर अभिकारक, इधर एक उत्पाद, इधर नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं, इधर कितने हैं? N के सामने कितना लगा हुआ है? 2, इधर भी नाइट्रोजन के 2 हैं, बराबर है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 दूनी 6, ये 3 यहां पर लगा है, 2 नीचे है, तो 3 दूनी 6, 6 इधर है। इधर परमाणु हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 यहां लगा है, 2, तो 2 तिया 6, इधर भी 6 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रत्येक तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या इधर भी बराबर इधर भी बराबर। अभिकारक में अगर 2 हैं तो उत्पाद में भी नाइट्रोजन 2 ही होंगे, अभिकारक में अगर हाइड्रोजन 6 हैं तो उत्पाद में भी 6 ही होंगे। तो ये कहलाती है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है? वो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये क्या कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उत्पादों का द्रव्यमान भी उतना ही होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। यानी इससे हमें क्या पता चला गया? इससे हमें पता चला कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में परिवर्तित हो गया? उत्पादों के द्रव्यमान में। ना उसमें कुछ घटा ना उसमें कुछ बढ़ा। अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर हमें उत्पादों और अभिकारक उनके द्रव्यमान बराबर करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ जो प्रत्येक तत्व हैं उनकी संख्या बराबर करनी पड़ेगी। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके द्रव्यमान हमें बराबर करने हैं। जैसे यहां पर देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है, 14। और यहां पर नाइट्रोजन के परमाणु हमारे पास 2 हैं, तो 2 गुणा 14 कितने हो गए? 28। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन का एक
हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 6 गुणा 1 6। इधर देखिए हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, तो 2 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन 6 है, तो 6 गुणा 1, तो 14 दूनी 28 प्लस 6। तो इधर देखिए इसे मैं जोड़ू 28 और 6 34, 28 और 6 34, तो दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर आया। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर है, इधर भी 34 इधर भी 34। तो अगर हम ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना करते तो ये द्रव्यमान बराबर ना आता। फिर हम कहते द्रव्यमान गया तो गया कहां, क्योंकि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इनका जो द्रव्यमान था अभिकारक का वो इसमें परिवर्तित हो गया, ना नष्ट हुआ ना बनाया। तो इस द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार इनको संतुलित करना जरूरी होता है। अब देखिए 5वां इसमें प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नीचे हमें कथन दिए गए हैं, इन कथन के पहले रासायनिक समीकरण लिखने हैं, फिर उनको संतुलित भी करना है। तो इसमें देखिए इसमें 5वें का पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो पहले लिख देते हैं नाइट्रोजन N2 के रूप में होती है, प्लस इसमें जो हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में होती है, और क्या बनाती है अमोनिया। तो अमोनिया देखिए अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। अब ये तो हमने लिख लिया, अब इन्हें करना है संतुलित। नाइट्रोजन इधर 2 हैं इधर 1 ही है, हाइड्रोजन इधर 2 हैं इधर 3 है। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को इधर 2 हैं तो इधर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 इधर भी नाइट्रोजन 2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 ही हैं, इसको अगर 6 करना है तो 3 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो ये संतुलित होगी, N2 + 3H2 क्या बना 2NH3, अमोनिया हमारी बनी। अब इसमें B, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसका सूत्र होता है H2S, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करा रहे हैं, अगर आपको ये याद रखना है वायु में अगर दहन किया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तो वायु में क्या होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो जलेगा, अगर ऑक्सीजन होगी तभी जलेगा है। तो वायु में दहन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होती है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या क्या बन रहा है हमारे उत्पाद, जल होता है H2O, और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, यानी सल्फर और डाई का मतलब दो ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन हमारे पास। तो ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं, संतुलित है या नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2 कोई दिक्कत नहीं, सल्फर इधर 1 इधर 1 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन इधर 2 लेकिन ऑक्सीजन 2 और 1 3, उत्पाद में ऑक्सीजन 3 हो गए, ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करूं, इधर ऑक्सीजन 2 है और 1 3, यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहां पर भी मैं 2 लगा सकता हूं, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन मुझे इधर भी 4 करने पड़ेंगे। तो ये मैंने 2 लगाया, 2 2 जा 4, तो कितने हो गए 2 हाइड्रोजन इधर भी 4, सल्फर इधर 2, तो यहां पर सल्फर मैंने 2 लगा दिए। तो आप देखिए 4 हाइड्रोजन इधर भी 4 हाइड्रोजन, सल्फर इधर 2 सल्फर इधर 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, अब ऑक्सीजन इधर हो गए 6। तो मैंने ये जो 2 लगाया था ये गलत लगाया था, यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 3, अब संतुलित हो गई। तो इस तरीके से हमें ये जो संतुलित है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए संतुलित हो गई, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है, सल्फर 2 सल्फर इधर भी 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन, बिल्कुल संतुलित हो गई। अब देखते हैं तीसरी, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब इसमें देखिए जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारे पास हमें अभिकारक मिल गए, और अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट बना रहा है, ये और ये हमारे उत्पाद हैं।
तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका सूत्र होता है। और दूसरा अभिकारक है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। ये होल थ्राइस क्यों आया? क्योंकि ये एल्यूमिनियम सल्फेट का ही सूत्र होता है। जो दो एल्यूमिनियम होते हैं वो तीन सल्फेट के साथ जुड़ते हैं, तो इसका सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। दो एल्यूमिनियम तीन सल्फेट के साथ जुड़ेंगे तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का ये सूत्र होता है। और बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसके साथ 2 क्लोराइड जुड़ते हैं। और हमारे क्या, फिर हमें क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। और दूसरा हमारा क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। अब देखिए क्या ये संतुलित है या नहीं है। बेरियम इधर एक, इधर भी एक, अभी तो है। क्लोरीन इधर 2, लेकिन इधर क्लोरीन 3 हो गए। एल्यूमिनियम इधर 2, इधर 1 है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को करते हैं 2। इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गए, इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गए। लेकिन अब इधर क्लोरीन 6 हो गए, 2 तिया 6, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर मैं अगर 3 लगा दूं, 3 दूनी 6 क्लोरीन, और 2 तिया 6, इधर भी क्लोरीन 6 हो गए। इधर अब क्या हो गया? बेरियम 3 हो गए, तो इधर भी मुझे बेरियम 3 लगाना पड़ेगा। अब संतुलित हो गई। 3 बेरियम इधर, 3 बेरियम इधर। क्लोरीन 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ठीक है। एल्यूमिनियम इधर 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2। SO4 इधर 3, इधर भी SO4 3। तो ये हमारी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। अब ये कैसे Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे आया, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आपको पता है Al क्या होता है? 3 पॉजिटिव, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? एल्यूमिनियम की 3 होती है। और SO4 के ऊपर आवेश होता है 2 नेगेटिव। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके ऊपर 3 पॉजिटिव का आवेश, इसके ऊपर 2 नेगेटिव का आवेश, तो एक एल्यूमिनियम एक SO4 के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इन दोनों के मुझे आवेश बराबर करने हैं तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और SO4 में 3 से गुणा कर दूं, तो आप देख सकते हैं 2 तिया 6, 6 पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर आवेश, और इसके ऊपर 3 दूनी 6, 6 नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे क्या समझ आया मुझे? एल्यूमिनियम के तो मुझे 2 लेने पड़ेंगे Al2, और SO4 के मुझे 3 लेने पड़ेंगे SO4 3, तब जाकर इनका जो आवेश है वो बराबर होगा। इसी तरीके से बेरियम होता है। बेरियम के ऊपर चार्ज होता है आवेश 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव -1। अब बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर -1, तो ये तो एक नहीं जुड़ सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 बेरियम लेना पड़ेगा और 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। 1 बेरियम 2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन, 2 और -1 -2, गुणा कर दिया तो +2 -2 बराबर हो गए, यानी क्लोरीन मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इनको हम जोड़ते हैं। यहां पर आप देखिए, ये भी समझा देता हूं मैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक, अगर अभी ये 2 रहने दीजिए, ऐसे है मेरे पास AlCl3। एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश होता है? +3। एक क्लोरीन के ऊपर -1। तो देखिए इसके ऊपर +3 और क्लोरीन मैंने कितने लिए? 3 लिए, तो 3 गुणा -1 -3। अब जाकर इनका आवेश बराबर हो गया, इसलिए एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ते हैं। बेरियम देखिए, 3 बेरियम, ये भी BaSO4 इस तरीके से ले दिए। एक Ba के ऊपर +2 चार्ज आवेश, एक SO4 के ऊपर -2, तो इधर +2 इधर -2, तो बिल्कुल जुड़ गए, क्योंकि इसका भी बराबर इसका भी बराबर, तो एक Ba के साथ एक ही सल्फेट जुड़ता है। ये आपको समझ आ गया होगा। 2 एल्यूमिनियम और मैंने 3 सल्फेट क्यों लिए? क्योंकि इनके जो आवेश थे ये मैंने बराबर करने थे। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये आपको देखनी है। अब इसमें चौथा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, लिख लेते हैं D। पोटेशियम K होता है, जल होता है H2O। अभिकारक हमें पता लग गया। फिर हमें ये उत्पाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है KOH, और हाइड्रोजन गैस होती है आपको H2, ये तो पता ही है। तो इधर देखिए, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, और ऑक्सीजन इधर 1 ही है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो मैं क्या कर दूं? इधर भी 4 कर दूं, इधर भी 4। कैसे?
अगर मैं इसमें एक बढ़ा दूं, ये मैंने बढ़ा दिया, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन 4, इधर कितने हैं, 2 हैं, 2 से गुणा कर दी, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन तो हमारे संतुलित हो गए। पोटेशियम इधर 2 हो गए, ये मैंने 2 लगा दिया, सिंपल है। ऑक्सीजन इधर 2 हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, संतुलित हो गई। देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4। ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन के इधर 2 लगा है तो 2, और ऑक्सीजन इधर भी 2 क्योंकि 2 लगा है। तो संतुलित समीकरण हो गई 2K + 2H2O 2KOH + H2।